ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहतरम नाज़रीन, बहुत ही खैर मक़दम है आपका तजवीद के इस 5 मिनट वाले क्लास में. इंशाअल्लाह ताला आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं हुरूफ़ मद्दी के बारे में. जैसा कि इसके पहले वाले लेसन में हमने हरकत के बारे में गुफ्तगू किया था कि हरकतें जो हैं वो अरबी ज़बान में 3 होती हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश. और यही जो ज़बर, ज़ेर, पेश है, इनकी आवाज़ एक टक के बराबर कही गई थी. एक टक यानी जैसे क, त, ब, ये जो 1 टक की आवाज़ होती है ये होती है हरकत की आवाज़, ज़बर, ज़ेर या पेश की आवाज़ को. लेकिन अगर हम इसी आवाज़ को 2 बराबर खींच देते हैं, जैसे ज़बर की आवाज़ को हम क के बजाय का कर दें, ज़ेर की आवाज़ को की के बजाय की कर दें, पेश की आवाज़ को हम मसलन कु के बजाय कू कर दें, तो यही हुरूफ़ मद्दी में तब्दील हो जाता है. हुरूफ़ मद्दी का मतलब क्या है? यानी ज़बर अगर बढ़ जाए तो एक अलिफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है. अगर ज़ेर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए उसका साउंड तो फिर वही या की शक्ल इख्तियार कर लेता है. और अगर पेश की आवाज़ आगे बढ़ जाए तो वही वाव में तब्दील हो जाता है, वावे मद्दी में. तो नाज़रीन, सबसे पहला सवाल ये है कि हुरूफ़ मद्दी किसे कहते हैं? यानी अरबी ज़बान के जो 28 हुरूफ़ हैं उनमें से कौन से हुरूफ़ हैं जिनको हुरूफ़ मद्दी कहा जाता है? तो अरबी ज़बान के वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 हुरूफ़ हैं. तो अलिफ और दूसरा वाव और तीसरा है या. तो पहले सवाल का आंसर ये हुआ, जवाब ये हुआ कि अलिफ, वाव और या को हुरूफ़ मद्दी कहते हैं. लेकिन हर जगह इनको हुरूफ़ मद्दी नहीं कहा जाएगा कि जहाँ पर भी अलिफ, वाव और या आ गया ये क्या हो गया, ये हुरूफ़ मद्दी हो गए. हर जगह इनको हुरूफ़ मद्दी नहीं कहा जाएगा, बल्कि हुरूफ़ मद्दी की शर्तें क्या हैं, यानी कब ये हुरूफ़ मद्दी कहे जाएंगे. वाव, अलिफ और या को कब कहा जाएगा हुरूफ़ मद्दी? यानी कि जहाँ पर अलिफ आ गया मद्दी हो गया. या मद का मतलब होता है खींचना, यानी इसे खींच कर पढ़ा जाएगा हरकत से 2 बराबर. तो हुरूफ़ मद्दी की शर्तें क्या है? तो पहली शर्त जो हुरूफ़ मद्दी की है वो क्या है? वो है कि ये तीनों साकिन हों. पहली शर्त है कि साकिन होना चाहिए. ये तीनों के तीनों अलिफ, वाव और या इसको होना चाहिए साकिन. ये है इसकी पहली शर्त, साकिन होना चाहिए. तो जब ये साकिन होंगे तभी हुरूफ़ मद्दी वाक़ होंगे. और दूसरी शर्त इसकी क्या है हुरूफ़ मद्दी होने के लिए? दूसरी शर्त इसकी ये है कि इनके पहले यानी अलिफ, वाव और या से पहले मुनासिब हरकत हो. मुनासिब हरकत अलिफ, वाव, या पर नहीं, इनके पहले, इन तीनों के पहले मुनासिब हरकत होनी चाहिए. मुनासिब हरकत का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मुनासिब हरकत का मतलब क्या हुआ कि इनसे जो हरकतें मैच करती हों, जो सूटेबल हरकत हो. यानी अलिफ अगर साकिन, पहले मैं साकिन का निशान लगाऊं कि ये तीनों होने चाहिए साकिन. अगर अलिफ साकिन है तो इसके पहले क्या होना चाहिए? इससे पहले कौन सी हरकत है जो मैच कर रही है अलिफ के साउंड से और अलिफ की आवाज़ से? तो आप अगर देखेंगे तो ज़बर अ और अलिफ मद्दी में आ की आवाज़ निकलती है, तो पता चला कि वो ज़बर है कि जो अलिफ से मैच कर रहा है. इसी तरह से वाव मद्दी, कब वाव मद्दी होगा? वाव को कब वाव मद्दी कहा जाएगा? जब ये साकिन और इसके पहले कौन सी हरकत है जो वाव से मैच कर रही है, जो वाव के सूटेबल है, वो कौन सी है? वो है वाव में भी ऊ की आवाज़ निकलती है और पेश में भी ऊ की आवाज़ निकलती है, इसलिए ज़्यादा मैच कर रही है वाव से पहले अगर पेश हो. और इसी तरह से या से कौन सी हरकत मैच करती है? या से पहले ज़ेर, चूँकि उसमें भी ई की आवाज़ निकलती है और ज़ेर में भी ई की आवाज़ निकलती है, साउंड वही है. तो जब ये 3 चीज़ें पाई जाएं तब कहा जाएगा कि ये हुरूफ़ मद्दी हैं. सबसे पहली चीज़ क्या हुई? पहला सवाल ये है, यानी अगर आप ये पूरा लेसन याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि हुरूफ़ मद्दी किसे कहते हैं, कौन से हुरूफ़ मद्दी हैं. तो अलिफ, वाव और या को हुरूफ़ मद्दी कहते हैं. पॉइंट नंबर 2 ये है कि हुरूफ़ मद्दी की शर्तें क्या हैं, यानी अलिफ, वाव और या को कब हुरूफ़ मद्दी कहा जाएगा? तो इसकी 2 शर्तें हैं, वेरी सिंपल 2 शर्तें हैं. पहली शर्त क्या है कि अलिफ, वाव और या खुद साकिन हो, ये यानी खुद इनके ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश ना हो ताकि इसको आ, ई या ऊ की आवाज़ में खींचा जा सके. और दूसरी शर्त ये है कि जब ये साकिन है तो इसके पहले कोई ना कोई हरकत होनी चाहिए और वो हरकत इससे मुनासिब होनी चाहिए. यानी अलिफ से पहले ज़बर होना चाहिए, वाव से पहले पेश होना चाहिए और ये से पहले ज़ेर होना चाहिए, तब कहा जाए
جائے گا کہ یہ الف مدی، واو مدی یا یائے مدی ہے۔ تو کرنا کیا ہے اس میں؟ حروف مدی آپ جان گئے، کرنا کیا؟ کرنا یہ ہے کہ آپ کو زبر سے 2 گنا زیادہ آواز میں الف مدی کو پڑھنا ہے، واو کو پیش سے 2 گنا زیادہ آواز میں آپ کو واو کو پڑھنا ہے، اور زیر سے 2 گنا ڈبل آواز میں، ڈبل حرکت کے برابر آپ کو یائے مدی کی آواز نکالنی ہے۔ یعنی جیسے ا تو یہ آ، وہ ای تو یہ ای، اور وہ او تو وہ یہ او کی آواز اس میں نکلے گی۔ تو ناظرین دیکھیے، زبر زیر پیش میں اور حروف مدی میں چھوٹی آواز اور بڑی آواز میں کیا فرق ہے؟ حرکات چھوٹی آواز اور حروف مدی بڑی آواز، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چھوٹی آواز ہے اور یہ بڑی آواز، فرق کیا ہے چھوٹی آواز اور بڑی آواز میں؟ اگر صرف زبر ہے تو ہم کہیں گے ب ب ب ب، لیکن اگر الف مدی آ گیا تو اب یہ بابا نہیں ہوگا بلکہ با 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 با۔ ایسے ہی زیر ہے، یعنی ساؤنڈ میں کیا چینجنگ آ رہی ہے، دیکھیے ڈسٹینس میں کتنا شارٹ اور لانگ میں کیا فرق پڑ رہا ہے۔ زیر ہے تو بی 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 بی، لیکن اگر یا کے ساتھ ہے یا مدی تو بی 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 بی، بو 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 بو۔ قرآن میں آئیے رب العالمین آ، عین علی زبر آ، یہاں پہ جو یہ الف ہے یہ کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، اور اس کے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ الف مدی ہو گیا۔ یہاں پہ یہ غیر المغضوب میں واو ساکن، اس کے پہلے یہ پیش ہے تو یہ واو مدی ہو گیا۔ مسلمینہ میں یا ساکن ہے اور اس کے پہلے زیر ہے تو یہ یائے مدی ہو گئی۔ بس حرکت چھوٹی آواز اور حروف مدی کو بڑی آواز کہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔